नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोंती यादव। आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे हमारे देश के आसपास जो घटनाएं घट रही हैं। और आज तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल चुकी है। देश के आसपास नहीं मित्रों, देश के दूर भी जो घटनाएं घटती हैं वो भी पूरे विश्व में फर्क डालती हैं और बड़े देशों पे उनका असर ज़्यादा होता है। इसी तरह से हर घटना जो विश्व में घटती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमसे कनेक्ट हो ही जाती है। लेकिन मित्रों, अब तो घटना ठीक हमारे पड़ोस में घटी है, यानी कि बांग्लादेश में। तो अब तक आप समझ तो गए ही होंगे मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के सिक्योरिटी सिनेरियो के बारे में। अब जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश में एक बार इतिहास ने फिर अपने आप को दोहराया है, या सच बोलें, इतिहास अपने आप को दोहराते दोहराते रह गया है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मित्रों? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछली बार 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या उनके घर में ही घुसकर उनके परिवारजनों के समेत कर दी गई थी। और भारतीय एजेंसियों के द्वारा बार बार सतर्क किए जाने के बावजूद भी शेख मुजीबुर रहमान ने भारतीय एजेंसियों की या भारत सरकार की बात नहीं मानी और वो घटना घट गई जिसमें पूरे परिवार का खात्मा हो गया। इसमें बचे थे सिर्फ शेख हसीना और उनकी बहन, वो भी इस कारण से क्योंकि वो उस समय देश में नहीं थे। बाद में उन्हें दिल्ली लाया गया और कुछ साल तक दिल्ली में ही रखा गया। जब हालात नॉर्मल हुए तो शेख हसीना को वापस भेज दिया गया। लेकिन मित्रों, इस बार हमारी एजेंसियां ज़्यादा सतर्क थीं, ज़्यादा मजबूत थीं, सरकार तेजी से डिसीजन भी ले रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, या बोलें टाइम ठीक था कि हमारी एजेंसियों ने वक्त रहते हुए शेख हसीना को निकाल लिया और एयरफोर्स के विमान CJ-130 से उड़ाते हुए सीधे दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर ले आए। नहीं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात ना होती कि शेख मुजीबुर रहमान वाली घटना दोबारा घट जाती और हमारे पड़ोस में एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता, जिस तरह की चीज़ें बांग्लादेश में चल रही थी। और उसके बाद हमारे देश की सरकार का क्या स्टैंड होता, इसके बारे में तो सब अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन शेख हसीना अभी भी हमारे बीच में हैं और हमारे देश में शरण दिए हुए है। अब भारत सरकार इससे आगे कैसे काम करेगी, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन मित्रों, जैसी लोकेशन हमारी है, हमारे पश्चिम में एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है जो सिर्फ और सिर्फ ऊटपटांग हरकतें करता रहता है, जिसकी राष्ट्रीय पॉलिसी ही आतंकवाद है। और भारत को डिस्टर्ब करना है तो उत्तर में चाइना है। चाइना को एक अच्छे दुश्मन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो कभी एक अच्छा दुश्मन भी नहीं बन सका है। मित्रों, ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान क्या करेगा नहीं कह सकते। और वैसे भी पाकिस्तान में तो एक तरह से बड़ा खुशी का माहौल है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। वो दूसरों के प्रॉब्लम में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं और ढूंढना भी चाहिए, क्योंकि 1971 का झटका अभी तक वो भूले नहीं हैं। लेकिन मित्रों, अगर चीज़ें ऐसे ही बिगड़ती रहती हैं और हमें भी कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, तो क्या पाकिस्तान उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा? मित्रों, आज की वीडियो में मैं यही बात करने जा रहा हूँ कि हम सैन्य रूप से या ग्लोबल फायर पावर के मामले में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने अब इस स्तर पर कहाँ ठहरते हैं, यही आज के वीडियो का मुख्य भाग है मित्रों। खैर मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें मित्रों, और नोटिफिकेशन वाली बेल तो आप दबा ही लोगे। खैर मित्रों, अब चलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच तुलनात्मक रूप से कि दोनों ही देश कहाँ खड़े होते हैं। मित्रों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया की सबसे चौथी मजबूत सेना रखता है, जो कि अमेरिका, रूस और चीन से ठीक पीछे है, जबकि इसी में पाकिस्तान का नंबर 9वां है। मित्रों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 60 से अधिक चीज़ों को चेक करके बताता है कि किस देश में कितनी शक्ति है। और इन सब चीज़ों में सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि GDP, जनसंख्या, क्रय शक्ति जैसे 60 तत्व शामिल हैं। इसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स लड़ने की क्षमता का निर्धारण करता है। और मित्रों, अब आते हैं जनसंख्या के रूप में और सकल घरेलू उत्पाद के रूप में। मित्रों, भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है।
जबकि पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। मतलब हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादा जनशक्ति है जो उस पर किसी भी कीमत पे भारी पड़ेगी। और हमारा रक्षा बजट 73.8 बिलियन डॉलर का था 2023-24 में, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट 6.34 बिलियन डॉलर का था। मतलब 12 गुना का लगभग का अंतर है दोनों देशों के रक्षा बजट में मित्रों। और सैन्य शक्ति की अगर बात करते हैं तो भारत की सैन्य आर्मी लगभग 8 लाख ज़्यादा है। यानी कि हमारे पास 8 लाख ज़्यादा सैन्य कर्मी हैं। लगभग 14 लाख हमारे पास सैन्य कर्मी हैं जो कि सेवारत हैं, और 6.5 लाख पाकिस्तान के पास हैं। लेकिन इसमें मित्रों भारत के रिजर्व और अर्धसैनिक बल शामिल नहीं है, जो कुल मिलाकर 10 लाख के आसपास की संख्या मेंटेन करते हैं। मित्रों अब आती हैं भारत की वायुसेना के बारे में। भारत के पास 2296 विमान हैं और वह विश्व की चौथे नंबर की वायुसेना है। जबकि पाकिस्तान के पास 1434 विमान हैं। दोनों ही देशों के पास मित्रों लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान, फिक्स विंग और रोटर विमान शामिल हैं। भारत के पास मित्रों 31 स्क्वाड्रन में 606 विमान हैं, और जिसमें आने वाले वर्षों में तेजस MK1 और MK1A के शामिल होने की भी पूरी उम्मीद है। लेकिन कुछ पुराने विमान जैसे MiG-21 बाइसन, जगुआर, MiG-29 अगले 4-5 वर्ष में सेवा से बाहर हो जाएंगे। और भारत के 31 स्क्वाड्रन के 606 लड़ाकू विमानों के सामने मित्रों पाकिस्तान के पास 387 लड़ाकू विमान हैं, और उसके बेड़े में बड़े पैमाने पर चाइनीज, फ्रेंच और अमेरिकन विमान हैं। पाकिस्तान के पास अच्छी खासी मात्रा में हमलावर हेलीकॉप्टर्स हैं, और भारत के पास खास मिशन के लिए संचालित होने वाले हवाई टैंकर और परिवहन विमानों की अच्छी खासी संख्या है मित्रों। मित्रों अब आते हैं टैंकों पर। प्राचीन युद्धों में मित्रों हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था, और यह उस समय इन्हें टैंकों की तरह यूज किया जाता था। वक्त बदल गया, अब हाथियों की जगह मशीनें आ गई, और इन मशीनों को जिन्हें टैंक कहते हैं मित्रों, भारत के पास 4614 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास भी 3742 टैंक हैं। मतलब बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और भारत के पास 1,51,248 बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग इससे 1/3 बख्तरबंद वाहन हैं। लेकिन मित्रों इस ताकत से चाँद जोश में बता जाना कि पाकिस्तान को सिर्फ हमें संभालना है और भारत को, चाइना को भी संभालना है। बख्तरबंद वाहन मित्रों पैदल सेना को युद्ध के मैदान में जल्दी से तैनात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल मारक क्षमता बढ़ाते हैं बल्कि युद्ध के दौरान बेहतर तरीके से ऑपरेशन की गति भी बढ़ा देते हैं। मित्रों चाइना में युद्ध के एक बहुत बड़े रणनीतिकार हुए थे जिनका नाम था सुंजू, और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिन्हें द आर्ट ऑफ वॉर कहते हैं, जिसमें वो लिखते हैं मित्रों कि जो व्यक्ति युद्ध के मैदान में दुश्मन का इंतजार करते हुए रहता है ना, वह निश्चिंत रहता है, उसके जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। मित्रों बख्तरबंद वाहनों का मतलब सिर्फ कैरियर नहीं होता है। बख्तरबंद वाहनों में टैंक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, BMP और भी कई सारी चीजें होती हैं जो सैनिकों को ना केवल जल्दी से जल्दी तैनात कर सकती हैं बल्कि युद्ध के मैदान में लड़ भी सकती हैं। और मित्रों तोपों के मामले में दोनों देश लगभग लगभग टक्कर पर ही हैं। और जब तोप का नाम आता है तब बोफोर्स का नाम भी याद आता होगा मित्रों। वही तोप जिसने कारगिल संघर्ष का 1999 में मुंह ही मोड़ दिया था। मित्रों अब आते हैं नौसेना के बारे में बात करने के लिए। आप ये तो जानते ही हैं मित्रों, भारत की समुद्री सीमा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में आर्थिक और सुरक्षा हितों के साथ बहुत लंबी है। यानी कि उसको सिक्योर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत के साथ पाकिस्तान की समुद्री सीमा अरब सागर के साथ लगती है। लेकिन भगवान का शुक्र है या हमारी सरकारों की मेहरबानी है, भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में ज़्यादा मजबूत और बड़ी नौसेना है जिसकी बेड़े की ताकत 294 है, जबकि पाकिस्तान के बेड़े की ताकत 114 है। हमारे पास में 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं, जबकि विध्वंसक, कॉर्वेट, फ्रिगेट और पनडुब्बियां जैसे
अन्य प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर नौसेना बनाते हैं, जो एक समुद्री बल है जो वैश्विक स्तर पर काम कर सकता है और अपने लड़ाकू विमानों, अन्य घातक हथियार प्रणालियों को अपने वाहकों के साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जा सकता है। अमेरिकी नौसेना में तो दुनिया की सबसे बड़ी ब्लू वाटर नौसेना है, जो दुनिया के किसी भी समय मिनटों में सैन्य संचालन कर सकती है। मतलब हमारे पास भी ताकत है दुनिया के किसी भी हिस्से में नौसैनिक ऑपरेशन करने की। और पाकिस्तान के पास कोई भी विमानवाहक पोत नहीं है, जो इसकी सीमित ताकत है, और इसकी सीमित ताकत के चलते ही इसे ग्रीन वाटर नेवी बनाती है, जो सिर्फ अपने क्षेत्र में ही काम कर सकती है। मतलब भारत और पाकिस्तान की नौसेना के बीच में कोई भी तुलना नहीं हो सकती है। यहाँ हम उसके ऊपर से एकदम से भारी हैं। मित्रों, भारत की वायुसेना में डेडिकेटेड अटैकर 130 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 90 हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर के लिए हमारे पास 264 विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 60 विमान हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग पर्पज के लिए हमारे पास 351 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ज़्यादा 549 हैं। इसके अलावा स्पेशल मिशन के लिए हमारे पास 70 और पाकिस्तान के पास 25 विमान हैं। एरियल टैंकर हमारे पास 6 हैं, पाकिस्तान के पास 4 हैं। हेलीकॉप्टर हमारे पास में 869 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 352 हैं। अटैकिंग हेलीकॉप्टर के मामले में पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है, उसके पास 57 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं, जबकि हमारे पास 40 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं। मित्रों, अगर लैंड पावर की हम बात करें ना, तो टैंकों की संख्या तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत के पास 6,614 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक हैं। जबकि आर्मर्ड व्हीकल में आते हैं तो हमारे पास 1,51,248 आर्मर्ड व्हीकल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 50,523 आर्मर्ड व्हीकल हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के मामले में पाकिस्तान हमसे लगभग 5 गुना ज़्यादा मजबूत है, और यही मजबूती उसे सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के मामले में दुनिया के 10वें नंबर पर रखती है और हमें 30वें नंबर पर। मतलब हमारे पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के नाम पर 140 तोपें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 752 हैं। यही वो जगह है जहां पाकिस्तान हमारे ऊपर मजबूत बैठता है। जबकि टोड आर्टिलरी के मामले में दोनों ही देश लगभग बराबर हैं। भारत नंबर 4 पर है 3,243 टोड आर्टिलरी के साथ में, जबकि पाकिस्तान नंबर 5 पर है 3,238 टोड आर्टिलरी के साथ में। मतलब दोनों ही देशों के बीच में कोई खास अंतर है नहीं। अब आते हैं मित्रों मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स के लिए, जिसमें भारत के पास 702 हैं और नंबर 6 पर हम लोग हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 602 हैं और वो नंबर 9 पर है। नेवी पावर में मैं आपको बता ही चुका हूँ, हम नेवी पावर के मामले में दुनिया में 8वें नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान 114वें नंबर पर है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जिनके नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। 18 सबमरीन हैं हमारे पास में, उसके पास 8 हैं। 12 डेस्ट्रॉयर्स हैं, उसके पास 2 हैं। फ्रिगेट्स हमारे पास 12 हैं, पाकिस्तान के पास 6 हैं। कॉर्वेट्स हमारे पास 18 हैं, पाकिस्तान के पास 7 हैं। पेट्रोल वेसल्स हमारे पास 137 हैं, पाकिस्तान के पास 69 हैं। माइन वारफेयर हमारे पास 0 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3 हैं। अब आते हैं मित्रों लॉजिस्टिक एयरपोर्ट्स के मामले में, भारत के पास 346 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 51 हैं। मर्चेंट मेरिन हमारे 12वें नंबर की रैंकिंग है 1,801 की शक्ति के साथ में, जबकि पाकिस्तान की 82 रैंकिंग है 58 की ताकत के साथ में। पोर्ट और टर्मिनल के मामले में हमारे पास 8वीं रैंकिंग 13 के साथ है, जबकि पाकिस्तान की 19वीं रैंकिंग 2 के साथ है। इसके अलावा लेबर फोर्स में हम पाकिस्तान पे कहीं ज़्यादा भारी पड़ते हैं। रोडवेज के मामले में भी हमारा नेटवर्क ज़्यादा सक्षम है मित्रों। दुनिया भर की चीज़ें हैं मित्रों जहां कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिलरी के मामले में पाकिस्तान एक एडवर्सरी के रूप में हमारे ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जिसकी पूर्ति हम बाकी क्षमताओं से कर लेते हैं। नेवी के मामले में तो वो कहीं ठहरता ही नहीं है।
हम दुनिया की ब्लू वाटर नेवी हैं, जबकि पाकिस्तान ग्रीन वाटर नेवी है। इस तरह से पश्चिम के मोर्चे पे दुश्मन हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा कुछ करने की हालत में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता मित्रों। नुकसान तो वो पहुंचा ही सकता है, परेशान तो वो कर ही सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमारे सुरक्षा बल, हमारे रक्षा बल काफ़ी मजबूत हैं। हमारी सरकार अपना काम जिम्मेदारी से करती है, चाहे कोई भी सरकार हो मित्रों। अपने रक्षा बलों के बारे में बताने के लिए मित्रों बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है ना मित्रों, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूँ। नमस्कार मित्रों।